मैं जो गलती बताऊंगा ना उसके बाद आपके संग जिंदगी में 60% साइबर क्राइम नहीं होगा और आप सब नोटिस नहीं कर सकते। ये कमाल की बात है। एक चोरी का फोन, उसका कोई डेटा, उससे एक क्रिमिनल 2.5 साल बाद पकड़ा जाता है। तो कोई भी कंटेंट जो आज आपके फोन में है वो 10 साल बाद भी सरफेस यदि हो गया ना तो उसका इम्पैक्ट होगा। अब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अरे ये डेटा जा रहा है हमारा। वॉइसेस सुनते हैं आपकी सराउंडिंग्स की, आपके ओटीपी सारे उनके पास जाते हैं, आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल। सो जितना डेटा आप देखोगे ना ये सब जा रहा है, क्योंकि क्रिमिनल का माइंडसेट ये नहीं है कि वो आपका दुश्मन नहीं है। एग्जैक्टली वो आपसे पैसा लेना चाहता है। आपने पैसा दिया वो आपको परेशान करता रहेगा, आप पैसा नहीं देंगे वो आपको छोड़ के किसी और को टारगेट करेगा, उसकी एनर्जी कहीं और लगाएगा वो। मैंने कहा यार पैसे कैसे चलेगा फिर? बोले तुमने कहा था लिंक क्लिक मत करना, मैंने लिंक क्लिक नहीं किया, ठीक है। तुमने कहा पैसे कैसे गए? बोले यार उसने क्यूआर कोड भेजा था। ऐसे कई बार लोग मेरे पास आता है कि मेरा व्हाट्सएप लोग सुन रहे हैं या मेरा ईमेल से कुछ हो रहा है या सोशल मीडिया से कुछ हो रहा है, हैक हो गया। तो पहले ही इंस्टेंस में उनका जो रिएक्शन होता है, सब मेरा फोन हैक हो गया। एक एप्लीकेशन है मोबी आर्मर करके, वो आप इंस्टॉल कर लें अपने फोन में, वो आपका कोई डेटा नहीं लेते और उसमें एक ऑप्शन है क्यूआर कोड स्कैन का, लिंक स्कैन का, ओटीपी सिक्योरिटी का। अभी क्या हो गया है कि क्रिमिनल्स डू नॉट हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल्स हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। जब तक सुबह से शाम मुझे 10 कॉल ऐसे ना आ जाए कि यार वो केस फंस गया है, उसके पैसे फंस गए हैं, उसके संग ये हो गया है, तब तक मुझे ऐसा लगती नहीं कि मैं जिंदगी में किसी पर्पस के लिए पैदा हुआ। इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में एक बार फिर मेरे साथ हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे, मतलब एक ऐसा शख्स जिससे ना हैकर्स भी डरते हैं। वेलकम टू द शो अमित। अमित सर कैसे? बहुत बढ़िया। सर अभी आप जैसे बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग, मतलब जो इस तरह के केसेस होते हैं, बच्चों से रिलेट होते हैं, वुमेन से रिलेट होते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग फेक आईडीज बना के कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, डिफेम करते हैं। तो क्या इनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं? ये सब क्राइम है। पहले तो कोई भी अपनी आइडेंटिटी छिपा के कुछ भी कर रहा है, ये क्राइम। इम्पर्सोनेट कर रहा है वो भी क्राइम है। सो आइडेंटिटी थेफ्ट, इम्पर्सोनेशन दोनों ही क्राइम है। इसके अलावा जो उसका इंटेंशन है वो तो फ्रॉड के लिए है ही, वो तो कुछ झूठ ही बता रहा है आपको। इनफैक्ट मैं इसको और जनरलाइज करूँ कि जितने साइबर क्राइम होते हैं उसमें इम्पर्सोनेशन तो होता ही है। ओके, सो 2 सेक्शन है हमारे यहाँ, 66C, D, E, ये 3 सेक्शन है इम्पर्सोनेशन आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए। तो इसमें अब शायद चेंज हो गया होगा BNS के बाद, तो आप देख लेना। बट इम्पर्सोनेशन क्या है कि मैं अपनी पहचान छुपा के किसी और से कॉल कर रहा हूँ। तो आपको जो फ्रॉड कॉल आता है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ, या मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, या मैं बैंक से बोल रहा हूँ, या मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, द मोमेंट उसने ये कहा क्राइम हो गया, क्योंकि उसने किसी और की आइडेंटिटी यूज की, अपनी पहचान छुपा ली। तो साइबर क्राइम तो वहीं हो गया था। उसके बाद जो किया वो तो हुआ ही, वो तो फिर उसने पैसे लूटे, 420 या जो भी सेक्शन है किया, लेकिन अपनी पहचान छुपा के कुछ करना। दूसरा मैं एक और बताऊं कि कई सारे ऐसे केस होते हैं जहां पर किसी लड़की का वीडियो बना लिया किसी ने, एग्जैक्टली वो कपड़े बदलते हुए, या अभी चंडीगढ़ में केस हुआ था कि कुछ लड़कियां शायद डांस कर रही थी या कुछ था और किसी ने वीडियो बना लिया था और वो वायरल हो गया। तो जिसने कैप्चर किया वो भी क्रिमिनल है। हमारे यहाँ 66 है शायद, जिसमें कैप्चरिंग, ट्रांसमिशन एंड पब्लिशिंग, तीनों चीज़ें इक्वली पनिशेबल ऑफेंस है। 3 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना था। जिसमें कैप्चरिंग, जैसे मैंने किसी का रिकॉर्ड कर लिया, वहीं क्राइम हो गया। हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, मुझे किसी और ने भेजा था, ओके, और मैंने शेयर कर दिया। सर मैं तो नहीं किया था, मुझे तो भेजा, मैं तो शेयर, उतना ही बड़ा क्राइम है वो। ओके, मैंने शेयर नहीं किया, मैंने कहीं पोस्ट कर दिया था। सर मैं तो पब्लिक प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर देते, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना, आपने किया तो तीनों इक्वली सीवियर क्राइम है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। इसलिए कैप्चरिंग करते समय कि कुछ हो रहा है, फटाक से आजकल हो गया ना, कुछ भी कर लिया, कुछ लड़ रहे हैं लोग, रिकॉर्ड कर लिया, वो उसमें किसी ने मान लो कपड़े उतार दिए तो आप फंस गए। वह एक केस मुंबई के अंदर, कोई लड़की थी जो ड्रंक थी, वो सोसाइटी में घुसी, उसका अपने गार्ड के संग झगड़ा हुआ और गार्ड ने पुलिस बुला ली। अब उस समय कोई महिला पुलिस थी तो कुछ बिल्कुल मेल पुलिस ही वहाँ आई और वो लड़की पुलिस देख के लिफ्ट में घुस गई और उन्होंने लिफ्ट लॉक कर दी और उसको बोल रहे हैं कि बाहर आओ, और लड़की लिफ्ट से बाहर नहीं आ रही। अब इन्होंने क्या किया, उसका रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया पुलिस वालों ने, और उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। वो रिकॉर्डिंग हो गई। अब लड़की गलत है या पुलिस वाला गलत है तो बात की बात है। जब कोर्ट में केस गया तो सबसे पहले वो पुलिस वाला सस्पेंड हुआ कि आपने रिकॉर्डिंग कैसे की। एग्जैक्टली, जबकि वो शायद अपने आप को बचाने के लिए कर रहा था, बट आपको नहीं पता होता ना कि वो
ऑब्सीन रिकॉर्डिंग हो बिल्कुल, जाएगी। बिल्कुल। वो जो उसके बॉडी यदि दिख रहा है उसमें, तो फिर आप गलत। सो कैप्चरिंग, पब्लिशिंग एंड तो हर चीज जो आदत है, हर चीज को ना कहीं भी कुछ हो रहा है सबसे पहले कैमरा लेके लग जाते हैं आदमी, लोग। हाँ, तो ये बहुत बहुत गलत चीज़ है, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि कल के दिन आप फंसे और किसी ने कर दिया केस, तो फिर आप कोई रीज़न नहीं दे पाएंगे। और सर आप कह रहे हैं इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा है इन सब चीजों का। हाँ, देखिए ऐसा होता है क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हमें पता होता है कौन कौन थे वहाँ। बिल्कुल। ये तो दिख ही जाता है। नहीं होगा तो 2-4 लोग बता ही देंगे साहब इसने की थी, किसी पार्टी में हो रहा है, किसी हॉस्टल के अंदर हो रहा है, तो बंदा पकड़ना इतना मुश्किल नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे हो रहा था तो बात अलग है, पर जो ये एक्सक्लूसिव प्लेसेस पे होती हैं ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पर थोड़ा कॉन्शियस रहें और ऐसे रिकॉर्ड ना करें। बहुत सारे सर ब्लैकमेलिंग के केसेस भी आते हैं इसी तरीके से कि कॉल करके ब्लैकमेल करते हैं कि जी हम ये वीडियो वायरल कर देंगे, ये सब चीज़ें कर देंगे, और अक्सर वो लोग तो- ऐसा करते हैं कि रिपोर्ट नहीं करते उसको, जिसपे कुछ डर जाते हैं। सबसे पहले तो रिपोर्ट करें। ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यू आर राइट, कि लोग रिपोर्ट इसलिए नहीं करते कि डिफेंड कैसे करेंगे। अच्छा, और तो और छोड़िए, ये तो रियल है, फेक बना के ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। सेक्सटॉर्शन के केसेस जो आपने सुने हैं कि आप ही का फेस लेकर आपकी कुछ पिक्चर्स बनाई और ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई और आप डर गए, उसको भी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप। तो रिपोर्ट तो कीजिए, क्योंकि यदि आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप एक तरीके से क्रिमिनल को एडवांटेज दे रहे हैं। एग्जैक्टली। वो और कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वो 4 लोगों को और धमकाएगा, लूटेगा, और ये चीज़ रुकेगी नहीं। जितने भी सेक्सटॉर्शन के केसेस हैं, मैं आज यहाँ पे खुल के बोल रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। सबको ये बोला जाता है कि आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, किसी का वीडियो वायरल नहीं हुआ, वो करिएगा ही नहीं। क्योंकि क्रिमिनल का माइंडसेट ये नहीं है कि वो आपका दुश्मन नहीं है। एग्जैक्टली। वो आपसे पैसा लेना चाहता है। आपने पैसा दिया, वो आपको परेशान करता रहेगा। आप पैसा नहीं देंगे, वो आपको छोड़ के किसी और को टारगेट, लग जाएगा, उसकी एनर्जी कहीं और लगाएगा। वो आप ब्लॉक करके पैसा नहीं देना है, गलती से भी पैसा नहीं देना। एक बार पैसा दिया तो समझ जाएगा ये बंदा कमजोर है, और ये दोबारा भी देगा। तो सर दोबारा भी देगा जिस तरीके से, तो पूरा एक साइकोलॉजी मतलब वो कैप्चर कर लेता है क्रिमिनल। तो ऐसे भी केसेस, मतलब जैसे आप बता रहे थे कि ऐसे केसेस होंगे जिसमें पूरा मेंटली हैक कर लिया जाता होगा, मतलब जो यूजर्स हैं उनको। तो छोटे, देखिए हम सब, हमारा जो ब्रेन है ना, आपने चैट जीपीटी यूज़ किया है? बिल्कुल किया। चैट जीपीटी कैसे काम करता है? जो भी कोई भी मतलब एआई input- मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो कैसे इंटेलिजेंट बनता है? उसको बहुत सारा डेटा दिया जाता है, उस डेटा के थ्रू डीप लर्निंग मेथड से वो ट्रेन होता है और इवेंचुअली इट बिकम्स इंटेलिजेंट। इसका मतलब है कि वो सारा इंटेलिजेंस उस डेटा ड्रिवन पे है ना। मैं इसको एनालॉजी को, तो लोग बोलते हैं कि जो चैट जीपीटी इज लाइक ह्यूमन ब्रेन, मैं उसको उल्टा बोलता हूँ, अवर ह्यूमन ब्रेन इज लाइक चैट जीपीटी। ओके। तो जो कमजोरियां चैट जीपीटी में आपको दिखेंगी, वो आपको ह्यूमन ब्रेन में भी दिखने लगेंगी। यदि आप ये समझ गए तो फिर आप कॉन्शियस हो जाओगे और आपके संग क्राइम नहीं होगा। देखिए उसके संग क्या कमजोरियां हैं। चैट जीपीटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा, एग्जैक्टली। वी आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। एग्जैक्टली। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा हमें मिलता रहा, हम उसका प्रोडक्ट है। भाई मेरा जन्म झांसी के बजाय रोमानिया हो जाता तो मैं आज कुछ और होता। बिल्कुल। कोई दूसरा खाना खा रहा होता, कोई दूसरे कपड़े पहन रहा होता, कोई दूसरा भाषा बोल रहा होता और जिंदगी भर बोलता कि आई एम ए प्राउड रोमानियन। एग्जैक्टली। 50 साल के बाद कोई मेरे से बोलता भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए थे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि मैं हूँ कौन। तो मैं क्या जी रहा था? मैं उस डेटा को जी रहा था। मैं खुद कौन हूँ ये मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वी ऑल आर लिविंग अवर डेटा, और इसी वजह से हम ट्रैप होते हैं, क्योंकि हम डेटा से इन्फ्लुएंस होते हैं, डेटा पे ट्रस्ट करते हैं, हम कॉन्शियसनेस को यूज़ कम करते हैं। जैसे मैं एक स्पिरिचुअल एनालॉजी भी दूंगा। जब चैप्टर 13 भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि आप मुझे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग पढ़ा रहे हो, पहले मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन से पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी हो गए। इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। और तुम अर्जुन इसलिए हो क्योंकि जो तुम्हें डेटा मिला उस समय बचपन से लेकर आज तक, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो अर्जुन ही बनता। कर्ण की जगह जो डेटा कर्ण को मिला वो कर्ण बन गया। हम सिर्फ उस डेटा का रोल प्ले कर रहे हैं। हम उससे पहले भी थे, तो हम असल में कौन है? हम वो डेटा नहीं है। द मोमेंट यू लर्न दैट थिंग, जिसके लिए वो पूरा सिद्धांत भी है, दृग दृष्टि विवेका का सिद्धांत है जो मांडुक्य उपनिषद में मिलता है, बड़ा साइंटिफिक तरीका कि आप कैसे पहचानोगे कि आप कौन हो। जैसे आपको पता पड़ता है कि मैं कौन हूं, मैं तो हूं ही नहीं, जिसको मैं आज तक अपना मान रहा था, तो आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है जिससे आप अनइन्फ्लुएंस रहते हो। फिर आप डेटा से इन्फ्लुएंस नहीं होते, क्योंकि अब आपको पता होता है कि आप एक विटनेस बन जाते हो कि आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ अमित दुबे। ये बड़ा स्पिरिचुअल थॉट है, बहुत साइंटिफिक थॉट है, लेकिन इसको समझना समझाना बहुत मुश्किल लोगों को,
क्योंकि हमें फुर्सत नहीं किसी को, हम वो आज वीडियो देखा Exactly. ओह गुस्सा हो गए, वो वीडियो देखा रोने लगे। वो 10 वी सेकंड आर ऑल इन्फ्लुएंस एवरी सेकंड एवरी मिनट बाय डेटा। लेकिन उस डेटा से इन्फ्लुएंस कौन हो रहा है? अमित दुबे हो रहा है, मैं नहीं हो रहा हूँ। मैं यदि वो समझ जाऊंगा तो मैं उस चीज को मैनेज करना भी सीख जाऊंगा। यही चैट जीपीटी करता है। उसको मैं कुछ चीज बार बार बताना शुरू करूँ, उसको सच मान लेगा, है ना। उसको 2+2 5 भी बता सकता हूँ मैं और वो गलती करेगा। ह्यूमन ब्रेन को बता दूं तो वो भी गलती कर लेगा। तो इस चीज को अलग कैसे करें? मैं एक पहले एग्जांपल दूंगा एंड देन यू विल रियलाइज कि ये प्रैक्टिकली क्रिमिनल कैसे यूज करता है। हमारे हिंदुस्तान के एक चीफ मिनिस्टर की बेटी के 35,000 रुपये निकल गए, पेपर में खबर आ गई। वो IITian है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी के संग भी हो सकता है। मैं भी IITian हूँ, मेरे संग भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप बोल रहे थे कि एक पर्टिकुलर सेक्टर सेगमेंट अनएजुकेटेड, ऐसा कुछ नहीं है। साइबर क्राइम इज कैन हैपन विद एनीवन। तो सोफा बेच रही थी और एक आर्मी वाले का मैसेज आया उनको कि भाई मैं अभी भी दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ हूँ या जहाँ भी जिस जगह पर, और मुझे आपका सोफ़ा चाहिए और ये मेरा ID है, आधार कार्ड है, वर्दी में फ़ोटो वोटो भेजी, तो आप ट्रस्ट कर लेते हो कि भाई बंदा तो ऑथेंटिक, एंड आई लाइक योर सोफ़ा एंड मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ एडवांस पे कर देता हूँ, आप किसी और को प्लीज़ मत भेजिएगा और ये सोफ़ा मेरे लिए बुक कर दीजिए। अब सामने वाला नहीं नहीं आप प्लीज़ देख लीजिए आके फिर ले लेना, ऐसा क्या? नहीं 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 आप प्लीज़ मैं भी दे रहा हूँ आपको, एक काम करता हूँ मैं आपको 10,000 रुपये भी भेज देता हूँ। 10,000 इमीडिएटली आ जाएंगे आपके अकाउंट में, 10,000 मैं आपको कल दे दूंगा। तो आप कुछ 10,000 के लिए UPI वगैरह कुछ यूज़ करते हैं, तो आप गूगल पे पेटीएम कुछ तो यूज़ करते होंगे, तो आपको मैं ना 10,000 के लिए एक लिंक भेज रहा हूँ, तो आप 10,000 इस लिंक के थ्रू आपको आ जाएंगे। 10,000 मैं आपको कल दे दूंगा, तो 10,000 के लिए ये रहा आपको लिंक, तो 10,000 तो आप अभी ले ही लीजिए। अब देखो मैं 10,000 बार बार क्यों बोल रहा हूँ? हाँ वही मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपका फोकस 10,000 पे हो गया। एग्जैक्टली। जब मैं कोई चीज़ रिपीट मोड में बोलता हूँ तो आपका फोकस उस पर हो जाता है और बाकी चीज़ें आप इग्नोर कर देते हो। साइकोलॉजी पूरी। जो लोग वो जब तब करते हैं वो एक शब्द बार बार बोल रहे होते हैं या एक मंत्र बोल रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि वो बाकी चीज़ों से डिटैच होना चाह रहे हैं, वो फोकस वहाँ करना चाह रहे हैं। पर क्रिमिनल इस चीज़ को कैसे यूज़ करेगा? वो आपको कोई चीज़ रिपीट बार बार बोलेगा तो आपका अचानक से फोकस वहाँ अटक जाएगा और बाकी चीज़ें आप इग्नोर कर दोगे। आपको एक लिंक आया, आपने क्लिक कर दिया, आपके 10,000 चले गए। अब आप शॉक्ड, यार ये तो मुझे पैसा आ रहा था चला गया, आप कॉल बैक करोगे, क्या कर रहे हो यार? आई लॉस्ट 10,000, यू आर सपोज टू गिव मी 10,000। वो बंदा बिल्कुल कूल होगा, गुस्सा नहीं करेगा। ओह मैम आई एम सो सॉरी मैम, एक्सट्रीमली सॉरी, आई क्रिएटेड रॉन्ग लिंक, आई एम सो एपोलॉजेटिक, और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, एंड बीइंग फ्रॉम एन आर्मी ऑफ बैकग्राउंड, मतलब हाउ कुड आई डू दिस मिस्टेक। मतलब वो पूरा सॉफ्ट तरीके से आपको हैंडल करेगा। उसके बाद बोलेगा मैं एक काम करता हूँ मैम, मैं आपको 20,000 भेज देता हूँ तुरंत, 10,000 विच आई हैव टेकन बाय मिस्टेक एंड 10,000 विच आई एम सपोज टू गिव यू। सो ये 20,000 का लिंक है मैम, 20,000 आपको तुरंत आ जाएगा, 20,000 प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। फिर उसने 20,000 जहाँ 3-4 बार बोला आपने, 20,000 चले गए। फिर आप कॉल करोगे, यार क्या कर रहे हो, आई लॉस्ट 30,000, यार मजाक करो मेरे साथ। अब पीछे से उसके कोई बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी, ओ मैम माई किड वॉज नॉट वेल एंड शी वॉज नॉट वेल, आई गॉट डिस्टर्ब्ड अगेन, क्रिएटेड रॉन्ग लिंक, आई एम सो सॉरी मैम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो एपोलॉजेटिक। मैं आपको कल कैसे अपना फेस दिखाऊंगा और मैं इतना एम्बैरस फील कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, आपको फुल पेमेंट कर देता हूँ। 30,000 जो मैंने आपसे गलती से ले लिया, 20,000 जो मुझे आपको देना था, 50,000 का लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ। 50,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा तुरंत। यही है मेरे अकाउंट में, 50,000 मैं आपको तुरंत देता हूँ। मैं 50,000 उसने 4-5 बार बोला, 50,000 चला गया। अब आप देख रहे हो कि 20,000 के सोफे के लिए लाख 1.5 चला जाता है लोगों का, और लोगों को बेसिक्स नहीं दिमाग में आ रहा है। अब इस पूरे प्रोसेस में गलती कहाँ हुई? गलती क्या नोटिस किया? गलती सर ये कि फोकस नहीं किया, जहां वो पूरी साइकोलॉजी बना रहा है हमारा। मैं जो गलती बताऊंगा ना, उसके बाद आपके संग जिंदगी में 60% साइबर क्राइम नहीं होगा। बताइए सर। और आप सब नोटिस नहीं कर सकते, ये कमाल की बात है। इतनी बेसिक मिस्टेक है। ये फाइनेंशियल सिस्टम का थंब रूल है जो हम इग्नोर कर रहे हैं। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि कोई चीज़ रिपीट हो रही है। फाइनेंशियल सिस्टम का थंब रूल ये है कि यदि मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। ओके, आई कैन ट्रांसफर 100,000 रुपीज टू योर अकाउंट विदाउट आस्किंग यू। एग्जैक्टली। मुझे आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। मुझे आपका नंबर है, अब समझ आ रहे हैं मेरे। इतनी सी चीज कैसे इग्नोर कर सकते हो आप? आपके अकाउंट में पैसे आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ तब करना है जब पैसे देने हैं किसी को। इतनी सी चीज कैसे इग्नोर कर सकता है कोई? आपको अचानक फोन आता है कि अयज भाई आपके फादर ने बोला कि आपको रेंट ट्रांसफर कर दें, ये लिंक में भेज रहा हूँ, आप प्लीज़ रेंट ले लीजिए, वो कुछ बिजी है शायद, तो आपके अकाउंट में डाल देता हूँ। अब क्लिक कर दिया, आपको चले गए।
आपको पता है ये पैसा आ रहा है भाई, डाल दे, एग्जैक्टली। मेरे से क्या पूछ रहा है? आप समझ रहे हो? आधे क्राइम ये होते हैं, मैं डिविडेंड ट्रांसफर करना चाहता हूँ, अब उसको मेरा सब पता है, उसको मेरा बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा है या बैंक से बोल रहा है, मेरे को डिविडेंड ट्रांसफर करना है और मेरे से कुछ करा रहा है। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो कर दो ट्रांसफर। बिल्कुल। आप सारे सिचुएशंस देखेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से लुटे हो, एक्चुअली उनको पैसा आ रहा था, बिल्कुल। और वो पूरे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए जा रहे थे और फिर वो कोई लिंक क्लिक किए जा रहे थे या QR कोड स्कैन किए जा रहे थे, व्हाटएवर। क्यों भाई? जब पैसा आ रहा है तो आप यदि इतना सा थॉट बेसिक क्लियर है तो 60% की तो गारंटी ले रहा हूं मैं, क्राइम नहीं होगा आपके साथ। बिल्कुल। कॉज अगर UPI भी करना है तो नंबर तो है उसके पास, कॉल किया। हाँ कर देना, मेरे से क्यों करा रहा है कुछ, मैं क्यों लिंक क्लिक करूं? बिल्कुल। अब मैंने इसका एक वीडियो बनाया, RJ रौनक को बिठाया और उसको एक लिंक भेजा, उसके 200 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए जो मैंने आज तक नहीं दिए, और उसके वीडियो पे मैंने बताया कि देखिए जो लिंक क्लिक करेगा उसके पैसे जाएंगे, जिसको आएंगे उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो अवॉइड कीजिए कुछ भी एक्शन जब पैसा आपको आ रहा है। वो वीडियो मैंने अपने सारे दोस्तों को, सारे पुलिस वाले दोस्त, आर्मी वाले, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सबको भेज दिया, सोसाइटी वगैरह में। अगले हफ्ते मेरी सोसाइटी से मेरे एक दोस्त का कॉल आ गया जो एक IT कंपनी के ओके। हेड है। अमित जी 45,000 चले गए। कैसे चले गए? OLX फ्रॉड। मैंने यार तुम्हें वीडियो बना के भेजा था मैंने। बोले मैंने देखा, पूरा वीडियो देखा तुम्हारा। तो मैंने कहा फिर कैसे चले गए? बोले तुमने जो जो कहा था मैंने वही किया। मैंने कहा यार पैसे कैसे चले गए फिर? बोले तुमने कहा था लिंक क्लिक मत करना, मैंने लिंक क्लिक नहीं किया। ठीक है। तो मैंने कहा पैसे कैसे गए? बोले यार उसने QR कोड भेजा था। मैंने कहा साले, बोला था मैंने कि कुछ भी मत करना। बिल्कुल। आप समझ रहे हो कि आप इतना सा चेंज करते हो और वही मोडस ऑपरेंडी चलने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। बट आई मेड इट क्लियर कि भाई आप कुछ नहीं करना जब यदि आपको पैसा आ रहा है। पर लोग इतना वेरिएशन, क्योंकि QR कोड भी लिंक ही होता है। एग्जैक्टली। ये समझ नहीं आता लोगों को। समझ नहीं आता। तो ये जो दिमाग के संग खेलने वाला खेल है, क्योंकि हमारा डिस्कशन हुआ था कि साइकोलॉजी कैसे ट्रैप होती है, बिकॉज हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स क्रिमिनल को पता होते हैं, और वो जैसे वो स्क्रीनशॉट हुआ हो या आपको बार बार बोल कर क्लिक करा लेना है या आपका लिंक से QR आ जाना है, इसमें मोस्टली आपसे इग्नोर करा दी गई कोई बेसिक चीज़। और वो इग्नोर इसलिए हुआ क्योंकि आपका दिमाग डेटा ड्रिवन है। आपने यदि पहले कुछ सोच रखा है, आप उसी के अराउंड सोचते हैं। एग्जैक्टली। आप चैलेंज नहीं कर पाते तुरंत चीज़ें। सो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और जैसे पुलिस की जो इमेज है आपके दिमाग में, वो इतनी स्ट्रांगली बनी हुई है कि यदि पुलिस वाला कॉल करता है तो आपको डिस्ट्रस्ट नहीं होता, ये फ्रॉड हो सकता है। होते नहीं है। अब सबसे पहले ये लगा ये पुलिस वाला ही है। मुझे मेरे ही फादर का एक मैसेज आया, बोले यार कोई व्हाट्सएप से कॉल कर रहा है, और चूंकि वो मेरे सारे शोज वगैरह देखते रहते हैं तो उनको एक नॉलेज, बोले व्हाट्सएप से फोन कर रहा है और कोई पुलिस वाले की पिक्चर है, वो मुझे धमकी वमकी दे रहा था, पर ये नंबर +92 है। पाकिस्तानी नंबर। तो पर हमारी पुलिस पाकिस्तान से क्यों फोन कर रही है? हम वहां भी पहुंच गए क्योंकि फोटो तो हमारा लगा हुआ। तो मैंने फोटो देखा, मैंने कहा तो मुंबई कमिश्नर का फोटो है। मैंने कहा पिताजी आपको मुंबई कमिश्नर तो फोन नहीं करेगा, तो टेंशन मत लो, आपको करेंगे। तो उनको रियलाइज हो गया था कि गड़बड़ होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको पहला जो वो होता है कि यार ये ट्रस्ट वाला चलता है। यदि कोई RT ऑफिस से बोल रहा हूँ तो जो पहला रिएक्शन होगा ना, आप उस पर डिस्ट्रस्ट नहीं करो। बिल्कुल। ये पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ, ऐसे तुम लोग पासपोर्ट से कैसे बोल सकते हो? कौन पासपोर्ट ऑफिस से कॉल करता है आपको? जरा सोच के देखो। कॉल उठाते नहीं। हाँ, हम कॉल करते हैं तो नहीं उठाए वो आजकल। आपको पासपोर्ट ऑफिस वाले कॉल कर रहे हैं कि तुम्हारा ये पासपोर्ट यहाँ पाया गया, ऐसा जो भी है। या RT ऑफिस से कौन कॉल करता है भाई? बिल्कुल। या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कितने लोगों को कॉल आ जाता है? बिजली के लिए मैसेज आएगा कि आपकी बिजली शाम को कटने वाली, और लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, फिर उसको कॉल कर रहे हैं कि भाई काटो मत। अरे भाई तो ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन करें, कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, कुछ अनयूजुअल है, या तो डरा रहा है या थ्रेटन कर रहा है या ल्योर कर रहा है, तो यू हैव टू बी लिटिल एक्स्ट्रा कॉन्शियस। ये चीज़ है सर। वो QR कोड भी लिंक होता है, इसको आप थोड़ा सा और खोल के बता दें यूज़ के लिए, क्योंकि लोग को समझ नहीं आता कि QR कोड लिंक कैसे है। वो बेसिकली वो लिंक ही है। देखिए ऐसा होता क्या है कि पहले तो QR कोड आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा हर जगह। आपको विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करना है तो आजकल लोग बिल्कुल QR कोड, तो बड़ी वेबसाइट्स और ऐप्स आ गई, उनसे बना आपको वाईफाई कनेक्ट करना है QR कोड, आपको होटल के अंदर ऑर्डर करना है तो मेन्यू QR कोड है,
आपको एक्सेस कार्ड कहीं चाहिए तो QR कोड दे दिया, टिकट QR कोड है, चाहे इवेंट्स के टिकट हो या आपका बोर्डिंग पास, तो QR कोड इतनी जगह यूज़ होता है, लेकिन उसको थोड़ा मैनिपुलेट करके आपके संग प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है। यदि कोई टारगेटेड अटैक है, या मैं यहाँ पर एक इवेंट चल रहा है और एक पोस्टर लगा दूँ, फ्री वाईफाई और एक QR कोड, थोड़ी देर में 25-30 लोगों को हैक कर लेंगे। अब इतनी सी चीज़ है, इसमें कोई मुझे रॉकेट साइंस नहीं करनी है, क्योंकि मैं फोर्सिबली आपसे कुछ इंस्टॉल करवा दूंगा आपके फ़ोन में और उसके बाद आप गए और आप कर भी लोगे, फ्री वाईफाई है भाई। हो सकता है प्रोसेस ही हो या कोई लिंक खुलवा के कुछ डिटेल ले लूँ आपके, इतना तो कर ही सकता हूँ। तो आप देख रहे हो कि QR कोड ठीक है नहीं है, ये चेक करने के लिए आपके पास उस समय तुरंत कोई ऑप्शन नहीं। और सबकॉन्शियसली आपकी बात रोक के कहूंगा, मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं QR कोड लगा हुआ है, कुछ नहीं, बस फोन निकल जाता है, कैमरा खुल जाता है सामने। हाँ, वो तो इतना जैसे मेरे लिए लगा था। बिल्कुल सर, कंटिन्यू। ये QR कोड इसको भी मुझे, अच्छा कई बार कुछ ब्रांडिंग इन्फॉर्मेशन भी जा रही होती है कि साहब ये QR कोड से आपको एक्स्ट्रा कुछ मिल जाएगा या फ्री मिल जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच आई कैन फोर्स यू टू स्कैन दैट QR कोड। मैं नहीं कह रहा कि मत कीजिए, पर उसको चेक कैसे करना है उसका एक तरीका है। एक एप्लीकेशन है मोबी आर्मर करके, वो आप इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में, वो आपका कोई डेटा नहीं लेते, और उसमें एक ऑप्शन है QR कोड स्कैन का, लिंक स्कैन का, OTP सिक्योरिटी का। तो आप यदि QR कोड उसके थ्रू स्कैन करेंगे तो वो उसको QR कोड को पहले सैंडबॉक्सिंग इन्वायरमेंट में ले जाएगा, वहाँ रन करेगा, देखेगा कि सेफ़ है अनसेफ है, कोई आपका ऑटोफिल डिटेल तो नहीं चुरा रहा, आपके अकाउंट से पेमेंट तो नहीं कर रहा, क्योंकि पेमेंट भी होता है QR कोड से, और उसके बाद ग्रीन रेड करके बता देगा कि ये सेफ़ है, आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। रेड है तो आप मत करिए। कई बार ऑरेंज भी बताएगा, क्योंकि वो बिकॉज कोई ऐसी वेबसाइट है जो वल्नरेबल है, लेकिन सीधे सीधे खतरा नहीं है, लेकिन आगे के लिए खतरा हो सकता है। दूसरा लिंक बेस्ड फ्रॉड होते हैं, जिसमें आपको ई-कॉमर्स का लिंक आ गया। मुझे कई सारे जर्नलिस्ट के कई बार फ़ोन आए, साहब आईफोन बुक किया था, वो डिलीवरी नहीं हुआ। कौन सी वेबसाइट थी ये था? हाँ सर, बहुत सारे ऐसे आते हैं। 40% डिस्काउंट था, 30% डिस्काउंट था, और त्योहारों के टाइम पे तो बहुत आते हैं। अब आपको पता नहीं होता कि यार ये ट्रस्ट करूँ ना करूँ, तो वो लिंक आप स्कैन करें, या कोई थ्रेटनिंग लिंक आ गया, RTO ऑफिस का ही आ गया, पासपोर्ट का ही आ गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आ गया, जो भी है, आप कैसे चेक करोगे कि ठीक है नहीं है? या आप क्रूज़ बुक कर रहे हो सिंगापुर का, आपने किया सर्च, 2 लाइन का है, आपने उसी बुक कर दिया, कैसे पता है ठीक है नहीं है? क्लोन वेबसाइट भी तो हो सकती है। होटल बुक कर रहे हो आप यहाँ से बैठे बैठे चेन्नई में या गोवा में, और आपको नहीं पता कि ये ऑथेंटिक वाली लिंक है नहीं है। तो वो ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए किसी भी लिंक की इसी ऐप में लिंक स्कैनिंग का ऑप्शन, आप लिंक स्कैन करोगे तो बता देगा कि ये लिंक ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है या अनसेफ है। वो कैसे चेक करेगा, उसका डिटेल भी देगा आपको कि ये लिंक क्रिएट कब हुई। यदि कोई भी लिंक पवन हंस हेलीकॉप्टर बुकिंग की है और वो 2 हफ्ते पुरानी है, तो वो रेड कर देगा। ये तो 10 साल से चल रहा है मामला, या 15 साल से चल रहा है, या मेरियट होटल बुक करने की है, वो जामताड़ा में बनाई हुई है। हाँ, तो उन्होंने बनाई है, या महीने भर पुरानी भी है, तो उसको रेड कर देगा। इट इज़ अनसेफ फॉर एनी कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। इसी तरह से उसके और क्रेडेंशियल्स निकालेगा कि यदि कोई बंदे ने वेबसाइट रजिस्टर कराई है, ऑथेंटिक बंदे ने, तो वो अपने डिटेल देता है कि मेरी ये कंपनी है, ये है। यदि कोई फ्रॉडस्टर्स करा रहा है तो वो अपनी डिटेल नहीं देता, उसको हाइड करवा देता है। तो यदि डिटेल्स हाइड होंगे तो वो रेड कर देगा कि ये डाउटफुल। फिर देखेगा उस वेबसाइट के अंदर कोई वायरस तो नहीं है, कोई मेलवेयर जो आप खोलोगे तो आपका डेटा चुरा ले या आपकी डिटेल्स निकाल ले। वो हर तरीके से स्कैन करके आपको एक आइडिया देगा, रेड ग्रीन, कि आप इसमें कंटिन्यू करो या ना करो। तीसरा उसमें एक ऑप्शन है वाईफाई सिक्योरिटी, क्योंकि वाईफाई के थ्रू भी बहुत चैलेंजेस होते हैं। आपने पब्लिक वाईफाई कर लिया, अच्छा वाईफाई क्या है कि यदि आप और मैं एक ही वाईफाई में कनेक्टेड हैं तो मैं आपके खिलाफ एक मैन इन द मिडिल अटैक कर सकता हूँ। ओके, मैं आपके ट्रैफिक को देख सकता हूँ कि आप मोबाइल पर खोल रहे वेबसाइट, और ये एक थ्रेट हो सकता है आपके लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि पब्लिक वाईफाई में कमर्शियल ट्रांजेक्शन ना करें, अवॉइड करें। लेकिन आप चेक कैसे करेंगे कि वाईफाई सेफ है नहीं है? तो उसमें एक ऑप्शन है, वो वाईफाई बता देगा सेफ है अनसेफ है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें OTP सिक्योरिटी का ऑप्शन है कि जितने भी OTP चुराने के तरीके हैं वो सारे ब्लॉक कर देगा आपके फ़ोन में। जैसे कॉल मर्जिंग नहीं होगी, कॉल फॉरवर्डिंग नहीं होगी, वॉइस मेल फीचर डिसेबल कर देगा, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन। फिर चौथा इसमें है कि जितने एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो सबको स्कैन करेगा, और ये देखेगा कि ये एप्लीकेशन मिसयूज़ तो नहीं हो सकती क्रिमिनल द्वारा। ऐसे कई सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो ऑथेंटिक हैं, लेजिट है, प्ले स्टोर पर ही हैं, लेकिन व्हेन यू इंस्टॉल इट वो क्रिमिनल उसको मिसयूज़ करते हैं। जैसे कि क्विक सपोर्ट, एनीडेस्क, टीम व्यूअर, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग ऐप वो आपसे इनडायरेक्टली कोड मांग के फिर आपको लूट लेते हैं। तो वो इन एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल नहीं करने देगा, क्योंकि ख़ास तौर से ऐसे लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, जैसे आपने कहा, या बच्चे, उनको आइडिया नहीं होता कि हम जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं ठीक है। गेम इंस्टॉल कर रहा हूँ, अब गेम से लोग लुट जाते हैं। बिल्कुल।
तो ये ऐप उन गेम्स को ब्लॉक कर देती, वो इंस्टॉल नहीं करने देगी यदि वो गेम किसी भी फ्रॉड में यूज़ हुआ है, किसी भी वजह से कोई क्राइम हुआ है। सीधे सीधे फ्रॉड नहीं हुआ हो, पर बच्चे कई बार बुली हो जाते हैं, हैरेस हो जाते हैं, बिकॉज उस गेम में मल्टीप्लेयर चैट फैसिलिटी है। अब बच्चों को लगता है कि सामने वाला मेरा इस एज का है, बिल्कुल, उसमें आधे क्रिमिनल हैं और वो बच्चों के थ्रू आपके फ़ोन को हैक करना चाह रहे हैं। वो बच्चों को डरा के ल्योर करके, मान लो एक लिंक भेजा, उनकी डिटेल बच्चे की लीक हो गई। अच्छा, पटना में बैठे हो, मोबाइल तो तुम्हारा 20% चार्ज है, वोडाफोन का सिम यूज़ करते हो, बच्चा क्या करेगा? क्यूरियस हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। अरे यार तुम्हें कैसे पता, मुझे भी बताओ। दोस्ती करेगा। दोस्ती उसी क्राइम का पहला स्टेप है। एग्जैक्टली। उसके बाद वो कहेगा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, तुम भी सीख जाओगे। वो कर लेगा, उसे क्या पता कि मेरा पिताजी के अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो स्टेप्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से आप तक घुसते हैं। तो इसलिए ये ऐप काफ़ी हद तक प्रूवन है कि ये आपको एप्लीकेशन भी नहीं, मैलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करने देगी। और भी इसमें बहुत अच्छे फीचर है, इसलिए मैं बड़े स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका ओसेंट भी करेगी। जैसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के बेस पर वो ढूंढेगा कि इंटरनेट पर कहाँ कहाँ आपके डिटेल्स पड़े हुए हैं। जैसे किसी पोर्नोग्राफिक साइट पर किसी के डिटेल पड़े हुए हैं, या किसी मैलिशियस साइट पर पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे ही पड़े, तो वो आपको आइडिया दे देगा यहाँ है, इसको वहाँ से रिमूव करवा दीजिए। और रिमूव करने का भी ऑप्शन होगा, तो आप वो कर सकते हैं। फाइन सर, अब एक चीज़ और बताएं, मतलब मैं देख रहा था पिछले कुछ वक्त पहले, मैंने एक चीज़ देखी कि लोगों ने ना जो अपने सेकेंड हैंड फ़ोन्स बेचते हैं और उनके अंदर से लोग डेटा रिकवर कर लेते हैं। बिल्कुल। और फिर वो उनके अगेंस्ट यूज़ होता है। एक ऐसा केस आया मेरे सामने, इवन तो बहुत पब्लिक नहीं था, थोड़ा फैमिली का इधर से था। तो इसको थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बताएं कि डेटा, मतलब जब भी हम अपना फ़ोन बेचते हैं पुराना, तो डेटा कैसे रिकवर होता है उससे, और कितना हमें सावधानी और बरतनी चाहिए इससे रिलेटेड। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि यदि आपका प्रॉपरली क्लीन फ़ोन नहीं है, फॉर्मेट भी करेंगे तब भी रिकवर हो जाता है। मल्टीपल टाइम्स फॉर्मेट करना पड़ता है, प्रॉपर क्लीनिंग करना पड़ता है, उसका एक प्रोसेस है। लेकिन वो ख़तरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात कही। मेरे पास एक केस हुआ जो हमने सॉल्व किया था इसी प्रोसेस से। ओके। और वो बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि कितना नुकसान हो सकता है। क्योंकि हम लोग किसी को और को दे देते हैं फ़ोन अपना पुराना, और बेच भी देते हैं। तो एक केस हुआ जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की को कुछ लड़के छेड़ रहे थे। ओके। और वो लड़की स्कूल ड्रेस में है, आगे आगे जा रही है, पीछे से लड़के हंस रहे हैं और वो छेड़ रहे हैं, टच कर रहे हैं, उसका बैग छीन रहे हैं, ऐसे करके उसकी बॉडी टच कर। बड़ा ही शॉकिंग वीडियो था, और वो डाल दिया किसी ने और उसको टैग कर दिया यूपी पुलिस और दुनिया भर को। तो मुझे कॉल आया कि यार ये वीडियो देखो, ऐसा हो कहाँ रहा है, और ये तो बिल्कुल तुरंत पकड़ना चाहिए इनको। तो हम लोगों ने वो वीडियो के बेस पे पहले तो प्रोफाइल देखा, तो वो एनोनिमस प्रोफाइल से पोस्ट आई थी, पर वो वीडियो था। तो उस वीडियो के बेस पे पूरा इन्वेस्टिगेट, अच्छा वो हर जगह घूम रहा था, शायद पोस्ट नहीं होता सोशल मीडिया पर, वो व्हाट्सएप वगैरह पे था, तो हमें ये नहीं पता पड़ रहा था कहाँ से आ रहा है। तो इवेंचुअली हमने वीडियो के बेस पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, उसका कोई सोर्स नहीं मिला। बिल्कुल। तो हमने जब वीडियो को बार बार देखा तो पता पड़ा कि जो कोई गांव की सड़क है ऐसी, और कपड़ों से लग रहा था कि स्कूल की बच्ची है। तो हमने सारे स्कूल्स में मैसेज भेजा कि कोई बता दे कि किसी बच्ची को पहचानता है, या उसमें जो एक दो लड़के दिख रहे थे उनको पहचानता है। कोई नहीं पहचाना, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर उसकी भाषा जो बीच में थी, देखा कि या तो ये राजस्थान का हो सकता है, या यूपी का हो सकता है, या हरियाणा का हो सकता है। तो वहाँ भी सर्कुलेट कराया, तब भी कुछ क्लू नहीं मिल रहा था। फिर हमने उस वीडियो को बार बार एनालिसिस किया, तो जो ऐसे बच्ची जा रही थी, पीछे कोई हाथ से एडवर्टीजमेंट नहीं होता है, वो लगा हुआ था, मतलब कुछ ट्यूशन क्लासेस का कुछ। वो ट्यूशन क्लासेस का एडवर्टीजमेंट का फ्रेम निकाल के हमने उसको एनहांस किया। तो उसमें एक नंबर लिखा था, मोबाइल नंबर, और वो मोबाइल नंबर ऐसा था कि उसकी कुछ डिजिट दिख रही थी, लास्ट की 2-3 डिजिट दिख नहीं रही थी। बाकी डिजिट के बेस पर हमने लास्ट के कॉम्बिनेशन ट्राई किए और उसको ट्रू कॉलर पर निकाल के नाम निकाले। निकालते गए तो एक नंबर में हमें दिखा कि मैथ टीचर करके। ओके। तो लगा इसका मतलब यही इसका होगा। उस मैथ टीचर को फ़ोन लगाया, तो उससे पूछा भाई ये ऐड तुम्हारा था? बोले हाँ ये था तो मेरा ही, पर ये तो 2.5-3 साल पुराना ऐड है। मैं उस समय उस कोचिंग में था, ये अभी तो ये डाल नहीं सकते। किस एरिया का? उसने एरिया बताया, इधर का है, इधर कोचिंग पढ़ाता था, सब पता पड़ गया हमें। पर बोले ये 2.5 साल पुराना है, अब तो मैंने कहीं और में कर लिया। तो इसका मतलब ये वीडियो 2.5 साल पुराना है। एग्जैक्टली। तो आज क्यों वायरल हो रहा है? पहली चीज। बिल्कुल। अब हमने उस एरिया में कि पुलिस वालों को चेक किया कि यार देखो ये लड़की को कोई पहचान ले, लड़की को, तो उस एरिया में कोई नहीं पहचान रहा उसको। तो फिर समझ में नहीं आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमने देखा कि उस एरिया में अभी वायरल हुआ है, तो निकला यहीं से कहीं से। फ़ोन चोरी कोई रिपोर्ट आई है क्या? तो जितने फ़ोन चोरी हुए थे हमने वो आइडेंटिफाई किए, इसमें रिकवर हुए क्या, कोई फ़ोन चोरी की रिपोर्ट आई। तो
सिर्फ ये देखा कि फ़ोन चोरी रिपोर्ट आई कौन कौन सी है। तो उसी गांव की एक लड़की जो सरपंच की लड़की थी, उसका फ़ोन चोरी की रिपोर्ट थी। ओके। तो हमने कहा यार इस फ़ोन को रिकवर कराओ कहीं से। तो फ़ोन को लिया, IMEI नंबर रन किया तो पता पड़ा ये फ़ोन तो ऑन है। तो उस बंदे को उठाया तो वो बोला, मान गया कि मैंने चोरी का फ़ोन खरीदा था। तो फिर उसने एक्सेप्ट किया कि चोरी का फ़ोन मैंने खरीदा और उसमें ये वीडियो था। ओके। और मुझे शॉकिंग लगा तो मैंने वीडियो शेयर कर दिया। तो अच्छा, इससे पहले ये हुआ, हाँ एक और चीज़, मैंने जब वो वीडियो मैं बार बार देख रहा था तो जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसके हंसने की आवाज़ थी उसमें। ओके। और वो एक लड़की की थी। अरे तब मैंने कहा यार ये ना लड़की का वीडियो लड़की ने रिकॉर्ड किया है, तो इसका मतलब है कि ये किसी लड़की के फ़ोन में होना चाहिए। तो जब चोरी के फ़ोन देखे और उसमें लड़की का फ़ोन मिला और उस हिसाब से हम पहुंचे, तो कहानी ऐसे खुली फिर। ये जो लड़की जिसको ये लोग, पहले हमें लगा ये रील तो नहीं बना रहे थे कोई, क्योंकि बहुत हरकतें करते हैं ना, तो वायरल हो जाए, आजकल बहुत पर्पस होता है। हमने उस एंगल से भी देखा, रील होगी तो कहीं होनी चाहिए, तो सोशल मीडिया पर कहीं थी नहीं, तो लगा नहीं है तो कुछ ऑथेंटिक क्राइम। इस लड़की को जब ग्रिल किया तो उसने बताया, जो सरपंच की लड़की थी, कि ये वो दूसरी लड़की इसी के स्कूल में पढ़ती थी और उसको थ्रेटन करना चाहती थी। तो उसने ये 2 लड़के किसी दूसरे गांव से बुलाए और उसको परेशान कराया। इसने वीडियो रिकॉर्ड किया और वो वीडियो भेजा इसकी फैमिली में कि हम ऐसा कर देंगे नहीं तो तुम्हारे खिलाफ। तो उसकी पूरी फैमिली गांव छोड़ के भाग गई। अब चूंकि वो गांव छोड़ के भाग गए तो उसको कोई पहचान नहीं रहा था, 2.5 साल पहले निकल गए, क्योंकि वो किसी स्कूल में थी नहीं। एक चोरी का फ़ोन, उसका कोई डेटा, उससे एक क्रिमिनल 2.5 साल बाद पकड़ा जाता है। तो कोई भी कंटेंट जो आज आपके फ़ोन में है वो 10 साल बाद भी सरफेस यदि हो गया ना, तो उसका इम्पैक्ट होगा। आज हम कैजुअली, और मैं खास तौर से लड़कियों को ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जब रिलेशनशिप में होती हैं, बहुत सारे वीडियोस बन जाते हैं और कैजुअली फन है, ट्रस्ट उस समय सबको होता है। कोई भी ऐसा वीडियो किसी पॉजिटिव पर्पस के लिए कभी नहीं काम आता, इससे कोई मेमोरी नहीं बिल्ड होती है, वो हमेशा नेगेटिवली ही यूज़ होता है, क्योंकि अच्छे रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें ना ही करें, अवॉइड करें। फ़ोन फॉर्मेट हो गया, डिलीट हो गया, तब भी सरफेस होते हैं। और कई बार तो होता है कि कराए जाते हैं। जब ऐसे केसेस मेरे पास आए हैं कि सामने वाले का फ़ोन चोरी करवा दिया, फिर डिलीटेड डेटा रिकवर कराया, उसकी चैट निकलवाई या जो भी कंटेंट मिला और उसको फिर उसके खिलाफ यूज़ किया, ये भी करते हैं लोग। तो आप प्लीज़ रखें ही ना ऐसा कोई कंटेंट, तो ज़्यादा अच्छे हैं। और ख़ास तौर से यदि फ़ोन डिस्कार्ड कर रहे हैं तो उसको प्रॉपरली फॉर्मेट करें, मल्टीपल टाइम्स फॉर्मेट करें, क्लीन अप प्रोसेस यूज़ करें और उसके बाद ही छोड़ें। तो सर इसको जैसे कि आप कह रहे हैं मल्टीपल टाइम फॉर्मेट करें, तो व्यूअर्स को और थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या तरीका होना चाहिए सही से फॉर्मेट करने का, किस तरीके से वो करें ताकि एक अवेयरनेस जाए लोगों में, बिकॉज जो भी मेरा डेटा है वो मेरे अगेंस्ट यूज़ हो जाएगा, इवन तो मैंने वो काम किया भी नहीं है गलत। देखिए, पहले तो आप कम से कम 6-7 बार फॉर्मेट कर लीजिए, उसको क्लीन अप कर लीजिए, तो काफ़ी हद तक आप बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भी कुछ टूल हैं जो क्लीन अप टूल्स ही होते हैं। अच्छा, ये सर्विस दी जाती है, ओके, फोन क्लीन अप सर्विसेज, कई सारी फॉरेंसिक इसमें तो सर एक चीज़ मेरे समझ आ रही है, अगर क्लीन अप सर्विस दे रहा है कोई तो डेटा वो भी ले सकता है? नहीं, वो आपके सामने क्लीन करके देता है। ओके, उसी में बिठाएगा एक डिवाइस के थ्रू, वो थोड़ा फास्ट कर देता है उस चीज़ को, रीइनिशियलाइज करता है पूरा मेमोरी, बट वो कॉपी नहीं करता है कंटेंट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सच टूल्स अवेलेबल। डिजिटल फॉरेंसिक कंपनीज हैं जो ये करती हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे मार्केट है जो चोरी के फ़ोन पे चल रहा है, कई सारा ऐसा मार्केट है जो रिफर्बिश्ड फ़ोन पे चल रहा है, कई सारा ऐसा मार्केट है जो सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदता है ऑनलाइन। हाँ, क्योंकि हम अभी सेल्स सीजन आ जाएगा सर, तो वो ये सर्विस को अवेल करते हैं। कहते हैं जब आपका फ़ोन आएगा तो इसके थ्रू क्लीन अप होगा, उसका थोड़ा चार्ज है, उसके बाद ये बिकेगा। एक्सचेंज में फ्लिपकार्ट ले लेगा, अमेजोन ले लेगा, सब इधर चले जाते हैं एक्सचेंज पर, लोगों को पता नहीं होता। सर इससे एक चीज़ और बताएं कि मतलब हम लोग जो है अभी हम बात कर रहे थे वाईफाई पे बात कर रहे थे, तो जो पब्लिक वाईफाई है जैसे कि एयरपोर्ट हुआ या फिर कैफ़ेज़ हुए, तो वहाँ किन किन चीज़ों का लोग ध्यान रखें? देखिए, बिल्कुल यूज़ करें वाईफाई, तो बिना हम वाईफाई इज़ लाइक एयर, एग्जैक्टली, सांस लेना मुश्किल हो जाता है लेकिन ये ध्यान रखें कि वाईफाई सेफ़ है या नहीं। उसके लिए जैसे मैंने बोला, चेक तो कर ही सकते हैं मोबी आर्मर के थ्रू, नहीं तो अवॉइड करें कोई कमर्शियल एक्टिविटी, अवॉइड करें कोई ऐसी चीज़ जो यदि किसी को पता पड़े तो आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकती है। नॉर्मल सोशल मीडिया ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट शेयर किया या ईमेल से शेयर किया और उसके ट्रेसेस जाते हैं जो आपके अगेंस्ट यूज़ हो सकते हैं, तो अवॉइड कर सकते हैं। बाकी ऐसा मतलब इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी कमर्शियल एक्टिविटीज़, यू आर ओके।
to use any Wi-Fi. ओके सर, अभी एक चीज़ और, ये चीज़ थी, हम लोग अब बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी एक नोटिफिकेशन आया जीमेल का कि आपका अकाउंट जो भर गया, तो इससे एक सवाल यहाँ पे आता है कि अब ना हर चीज़ क्लाउड पे हम लोग सेव कर रहे हैं। पहले होता था पेन ड्राइव में आ गए, हमारे जो फोटोज़ होते थे सबके वेडिंग फोटो चलो हार्ड ड्राइव में डाल दिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव में डाल दिए, तो ये चीज़ होती है, लेकिन अब सब कुछ क्लाउड पे जा रहा है। तो ये क्लाउड पे जाना, और हम अच्छे से मतलब खुशी से वहाँ पे डाल रहे हैं कि यार पेन ड्राइव कौन यूज़ करेगा, ख़राब हो जाएगा, वहाँ पे डाल, तो ये कितना अनसेफ हो सकता है? देखो, पहली चीज़ तो एक मैं जेनरिक थॉट प्रोसेस बिल्ड करना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं होती। तो हवा पानी भी फ्री नहीं है। तो हम जब भी कोई चीज़ फ्री यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका है जिससे वो पैसा कमाएगा। आज नहीं कमाएगा तो कल कमाएगा। आज किसी और तरीके से कमा रहा होगा, कल सीधे सीधे भी कमा सकता है। बिल्कुल। आपके 15, 20 साल, 30 साल की मेमोरीज यदि किसी के पास हैं और वो फ्री है, एग्जैक्टली, तो वो कल कहेगा यार $2 दो अब महीने के, तो आप दोगे? बिल्कुल नहीं। लॉक कर दिया एक दिन उसने, वन फाइन डे सब कुछ। तो वो थ्रेट तो है भाई। किसी की क्या पॉलिसीज हैं, क्या गाइडलाइन है, आगे जाए क्या करेगा वो, क्या करेगा, तो मैं वो तो रखना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या है कि एंड आई एम नॉट स्केयरिंग यू बट मॉडल हुए हैं चेंज। आज हमें चीज़ें ऑफर की गई फ्री और कल के दिन उसको बिलिंग कर दिया। नहीं हुआ क्या इससे पहले? अभी भी आते हैं मैसेज रिचार्ज के तो हमें आदत लग गई, हम फ्री के चक्कर में गलत आदत डाल ली कि अब तो हमें 10 GB चाहिए, 50 GB चाहिए अब वो मुसीबत हो गई। बिल्कुल। तो ऐसा हर बिजनेस में होता है। पहले आदत डलवाई जाती है। जब ये टैक्सी बुकिंग नहीं था तो हमारे पास ऑप्शंस होते थे, अब दूसरा ऑप्शन ही दिमाग में नहीं आता। बिल्कुल। हैंडीकैप लगते हैं, अब वो बिल बढ़ा के दे या कुछ भी करे, हमें देना है। तो इसलिए पहले तो कोई चीज़ फ्री नहीं है, तो अपना हमेशा एक बैकअप रखें कि कल के दिन कुछ ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो वी शुड हैव सम अल्टरनेटिव ऑल्सो। दूसरा क्या है कि गूगल पर आप क्या रख रहे हैं, या कोई भी ड्राइव फॉर दैट मैटर, आपकी चैट तो नहीं जा रही है, और यदि चैट जा रही है तो क्या वो उसमें एक एंड टू एंड एक और इनक्रिप्शन का ऑप्शन डाला है उन्होंने। पहले क्या था कि जब बैकअप जाता था ना तो वो इनक्रिप्टेड नहीं होता था, अभी एक और ऑप्शन इनेबल किया था व्हाट्सएप ने। तो वो प्रोविजन सारे रखें, सिक्योरिटी सेटिंग वैसी रखें। दूसरा जो एक और चीज़ है कि आपका जो फ़ोन का जीमेल है, मैं अभी एंड्रॉयड के बारे में बात कर रहा हूँ, वो आप जगह जगह लॉगिन करके रखते हैं। एग्जैक्टली। आप फ़ोन तो पूरा फेस से खुलेगा और बायोमेट्रिक भी है और पिन भी है, सिक्योर है, सीने से लगा के चल रहे हैं, किसी को भी नहीं दूंगा। पर उसके अंदर जो जीमेल है वो आपके घर के लैपटॉप में भी लगा हुआ है, वो ऑफिस के पीसी में भी होगा, आईपैड में भी है, जो 4 लोग शेयर भी कर रहे हैं, या कई बार किसी और के भी लैपटॉप में कर दिया लॉगिन और भूल गए। यदि वो जीमेल का एक्सेस मुझे 10 सेकंड के लिए मिल गया या 20 सेकंड के लिए मिल गया तो मैं आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर सकता हूँ। बिल्कुल। क्या क्या कर सकता हूँ सोचिए। पहले तो मैं आपका लोकेशंस देख सकता हूँ सारी पुरानी, यदि सिंक हो रही होंगी तो डेफिनेटली दिख जाएंगी। आपके फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन कौन कौन सी वो देख सकता हूँ। आपके फ़ोन में रिमोटली एप्लीकेशन इंस्टॉल भी हो सकती है। आप प्ले स्टोर पे जाएं तो आप लैपटॉप से ही मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। आप की ईमेल्स तो खैर है ही, लॉग इन नहीं है तो वो देख ही लूँगा। ड्राइव की फाइल्स देख लूँगा, आपके पासवर्ड देख सकता हूँ क्योंकि वो गूगल क्रोम में होते हैं सारे। आपके नोट्स वगैरह होते हैं, सेंसिटिव कीप वगैरह जो गूगल लिंक एप्लीकेशन से वो मिल जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब वॉच हिस्ट्री देख लूँगा, क्या देख रहे हो आप यूट्यूब पर, क्या लाइक कर रहे हो क्या ये सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री दिख जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसके अलावा उसमें एक फीचर है गूगल बैकअप कोड का, जो बड़ा ख़तरनाक है। वो इसलिए दिया गया कि आप कल के दिन आपको OTP नहीं आ रहा तो आप बैकअप कोड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और वो बैकअप कोड आप आज डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने गूगल की सेटिंग्स में जाएं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर आपको 4-5 ऑप्शन देगा कि आप फ़ोन से ऑथेंटिकेट कर लें, ईमेल OTP या SMS OTP, और उसके बाद बैकअप कोड का एक ऑप्शन होगा। बैकअप कोड आप डाउनलोड करेंगे तो आपको 10 OTP दिख जाएंगे। फ्यूचर के कोड्स आप डाउनलोड, वो 10 OTP आप अपने पास रख लें। अभी मान लो मैंने रख लिया, आपका जीमेल पड़ा हुआ तो मैं रख लिया, बिल्कुल, तो मुझे आपका OTP मिल गया ना। एग्जैक्टली। एंड आई कैन यूज़ इट लेटर। ये फीचर है, लोगों को पता नहीं, तो इसलिए मिसयूज़ हो सकता है। ये 2 फैक्टर के लिए यूज़ होता है, मतलब ऐसा नहीं पासवर्ड उसको पता होना चाहिए, पर इट्स ए रिस्क। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमारे डे टू डे बिहेवियर, जैसे कई बार लोग मेरे पास आता है कि मेरा व्हाट्सएप लोग सुन रहे हैं, या मेरा ईमेल से कुछ हो रहा है, या सोशल मीडिया से कुछ हो रहा है, हैक हो गया, तो पहले ही इंस्टेंस में उनका जो रिएक्शन होता है, सब मेरा फ़ोन हैक हो गया। फ़ोन एक्चुअली हैक नहीं होता। ओके। ऐसे जो फीचर्स हैं ये मिसयूज़ हो रहे होते हैं। आपके आसपास ही जिसको वो एक्सेस मिल गया, या तो लॉग्ड इन मिल गया कुछ,
तो मिसयूज करेंगे उसको। आपके जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पासवर्ड दिख गए, तो आपके सोशल मीडिया के पासवर्ड दिख लिए ना उसमें। आपके सोशल मीडिया में मान लो 2 फैक्टर नहीं है तो वो लॉग इन कर भी लेगा। मैं आपके सोशल मीडिया को लॉग इन करके भी आपकी लोकेशन निकाल सकता हूँ, वो लॉग इन लोकेशन देता है वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्टली निकलती हैं। तो सबसे पहले तो ये करना है कि सारी चीज़ें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड कर लो। बिल्कुल, चाहे सोच, क्योंकि जितने मेरे पास ऐसे वाले रिक्वेस्ट आते हैं साहब मेरा इंस्टा हैक हो गया, फेसबुक हैक हो गया, सबसे पहला सवाल होता है 2 फैक्टर नहीं था क्या? नहीं, 2 मिलियन फॉलोअर्स थे एग्जैक्टली, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं था। ऐसा कैसे कर सकता है कोई? दूसरों से शेयर ना करें पासवर्ड। कई बार क्या होता है कि साहब उसको दिया था पासवर्ड, मार्केटिंग कंपनी थी, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो यदि आपने दिया है किसी भी पर्पज से, तो जैसी काम खत्म हो बदल लें पासवर्ड। अब ये नहीं कि वही रखे हुए हैं, वो बंदा कभी भी दिमाग पलटा उसका ब्लैकमेल करेगा तो परेशानी तो होगी। तो ये छोटी डे टू डे जो हमारी गलतियां हैं जिसको लेकर हम इग्नोर हो जाते हैं और उसी वजह से क्राइम हो रहा होता है। मेरे ख्याल से कॉन्शियसनेस बिल्ड करने के पहले अपने डेटा की वैल्यू समझ लो, और इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। डेटा की जब तक आपको वैल्यू नहीं समझ में आएगी, आप डेटा प्रोटेक्शन के लिए सोचोगे नहीं। आप अपने अराउंड देखें तो जितने भी टॉप 10 रिचेस्ट कंपनीज हैं वो हैं जो आपको फ्री प्रोडक्ट देती है। एग्जैक्टली, जो आपसे पैसा लेते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस का वो गरीब है। ऐसा फेसबुक, व्हाट्सएप सब रिचेस्ट हैं, और इनके पास जो पैसा है, जो इनकी वैल्यूएशन है ना, वो जो पैसा ले रही है उनसे इतना आगे है कि वो टच भी नहीं कर सकते। और व्हाट्सएप ऐड कुछ नहीं देख रहे हम सब, कुछ नहीं, फ्री है, आज भी नहीं ले रहा हूँ। 2009 में स्टार्ट हुआ था व्हाट्सएप, 2013 में बिका है। 3.5 साल के अंदर उसकी क्या वैल्यू थी? $19.3 बिलियन। आपको पता है 3 साल के अंदर $20 बिलियन बना के निकल गए 2 लड़के। क्यों भाई? पैसा भी नहीं ले रहे हमसे, फ्री प्रोडक्ट था। तो जब तक वैल्यू नहीं समझ पाओगे। वीचैट जब बैन हुआ इंडिया से, वीचैट वाज अ चाइनीज व्हाट्सएप। ये कुछ चीजें ना सिनोनिम बन जाती है। जैसे जामताड़ा सिनोनिम बन गया। अभी कोई मुझे मिला और वो मेरे से बोलता है कि साहब अपना इंसिडेंट सुनाने लगा कि उसको एक लिंक आया, फिर उसने ये किया और उसके संग जामताड़ा हो गया। तो जामताड़ा सिनोनिम बन गया फ्रॉड का। एग्जैक्टली, कि साहब जामताड़ा हो गया उसके संग। तो इसीलिए सॉरी टू यूज, बट वीचैट की जब बैन हुआ 2019 में तो उसकी वैल्यू, टेंसेंट उसकी पेरेंट कंपनी है, उसकी वैल्यू थी $500 बिलियन। पाकिस्तान का जीडीपी पता कितना है? 250 बिलियन। उससे डबल चाइना की एक ऐप है जो फ्री है, जो आज भी पैसा नहीं ले रही। टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है, 26 रिचेस्ट पर्सन। टिकटॉक क्या करता है? कोई लाइफ सेविंग ड्रग बनाता है, वैक्सीन बना रहा है, ऐसा क्या कर रहा है जो दूसरा नहीं कर सकता? एक वीडियो शेयरिंग ऐप है, उस तरह की 1 लाख ऐप चल रही है मार्केट में। बिल्कुल, पर टिकटॉक के पास डेटा है, और आप चेक कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाके कि कितना डेटा है, क्या क्या लेता है वो आपसे। आप फेसबुक का भी चेक करें, प्ले स्टोर पर जाएं, गूगल का भी चेक करें, सबका देखें। अब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा अरे ये डेटा जा रहा है हमारा, एंड दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। लोकेशन तो एक बहुत बेसिक चीज़ है। आपकी हेल्थ, फिटनेस, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, आपके रिलीजियस आइडियोलॉजीज, आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, आपके एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ योर हाउस, एवरीथिंग दे टेक। एंड ऑल ईमेल्स, वॉइसेस सुनते हैं आपकी सराउंडिंग्स की, आपके OTP सारे उनके पास जाते हैं, आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल। सो जितना डेटा आप देखोगे ना, ये सब जा रहा है। तब आपको समझ आएगा कि इस डेटा का होने क्या वाला है और क्यों जा रहा है। इवेंचुअली देयर ऑब्जेक्टिव इज टू नो सो मच अबाउट यू कि दे कैन ड्राइव योर लाइफ। एग्जैक्टली, आप अपनी लाइफ खुद ड्राइव कर ही ना पाओ। मैं डिसाइड करूंगा कि आप क्या पहनोगे, क्या खाओगे, क्या खरीदोगे, क्या देखोगे, किसको वोट दोगे, क्या लाइक करोगे, क्या डिसलाइक करोगे। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय समबडी एल्स। वरना हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्यों ले रहे हैं वो? बिल्कुल, क्या पर्पस हो सकता है? क्यों मेरा रिलीजियस, मैं सॉफ्ट हूँ, हार्ड हूँ, लिबरल हूँ, क्यों ले रहे हैं मेरा? जबकि मैं ऐसी चीज़ें ना देखता हूँ, ना लाइक करता हूँ, ना कमेंट करता हूँ। अब ना सोशल मीडिया पे आप करते हो, ना मैं करता हूँ, ना अधिकतर लोग नहीं करते। बिल्कुल, दे डोंट डिस्क्लोज देयर पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और रिलीजियस आइडियोलॉजीज। बट वो एग्जैक्टली क्या आप क्यों कैप्चर कर रहे हो? उसमें लिखा है, आप देखोगे तो सेटिंग्स में जाके आपको दिखेगा कि मैं ये लेता हूँ। और कैसे निकालता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो एक रिसर्च हुई, एक यूनिवर्सिटी है US में, उसने जब ये कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला केस हुआ, सो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाज ए कंपनी इन UK एंड दे क्लेम दैट दे हैव मैनिपुलेटेड इलेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। लास्ट बिहार इलेक्शन से लेकर ट्रम्प इलेक्शन तक उन्होंने कहा कि हमने मैनिपुलेट किया पैसा लेकर।
ब्रेक्सिट जो हुआ था यूके में, दे मैनिपुलेटेड दैट एज वेल। उन्होंने कहा कि हमने 7-8% का वोट शिफ्ट किया था, और जब ब्रेक्सिट हुआ तो 51% 49% का वोट डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इसका मतलब है कि वो तो उन्हीं ने किया था फिर जो ब्रेक्सिट कॉल हुआ है। उसके बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका पर केस हुआ, वो कंपनी बंद हो गई। उनसे पूछा गया आप कैसे करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम फेसबुक से डेटा लेते थे और उससे मैनिपुलेशन करते थे, और पूरा बताया कैसे करते थे। पर उस कंपनी के बंद होने के बाद ऐसी और कंपनीज खड़ी हो गई, हजारों कंपनीज खड़ी हो गई जो यही कर रही हैं। सवाल ये है कि ये करते कैसे। तो एक इस पर रिसर्च हुई यूएस के अंदर, एंड दे सेड कि इनके पास बहुत अलग अलग तरह का डेटा होता है और उसके बेस पर ये एक्सट्रापोलेट करते हैं उस डेटा को। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि आपके नेटवर्क में कौन कौन है, बिल्कुल कॉन्टैक्ट लिस्ट जा रहा है, सबके पास जा रहा है, सारी ऐप ले रहे हैं। आपके क्लोजेस्ट कौन कौन है वो भी वो पता कर लेते हैं, किससे आप ज़्यादा बात करते हैं, किससे आप फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, किससे आप बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसके अलावा आपकी वॉइसेस के फीचर्स भी जाते हैं, जो आप कीवर्ड्स हैं। बेसिकली उससे वो समझ में आ जाता है कि इसके नेटवर्क में जो लोग हैं उनकी क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, और उसको मैप किया जाता है। जो मेजॉरिटी ऑफ क्लोजेस्ट लोग हैं आपके, उसको आप पे मैप किया जाता है। तो इस तरह से क्लस्टर क्रिएट किया जाता है, और इस तरह से वो सबकी खुलना शुरू हो जाती है। इस हद तक AI यूज़ होता है। सो दिस इज समथिंग विच वी डोंट नो। जो बेसिक, जैसे हमें सिर्फ ये जा रहा है मेरा डेटा कि मैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, कितना रन कर रहा हूँ, कितना सोफे पे बैठा हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस रिकॉर्ड जाता है फोन के थ्रू। फिटबिट ये देखो हाथ फोन में पड़ा हुआ है सब मेरा, चीज़, हाँ, है ना। बिल्कुल। और उसके बाद आपकी एज के बेस पे उसको मैप कर देते हैं आपकी फिटनेस से। अब इसका यूज़ कैसे होगा ये लोग नहीं जानते। बिल्कुल होगा यूज़, क्योंकि मुझे ये पता पड़ जाएगा कि यहाँ पर इतने लोगों को क्या बीमारियाँ होने वाली हैं और इसको आगे क्या हो सकता है, और उसके बाद पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों यूज़ हो सकते हैं। हम एज्यूम करते हैं पॉजिटिवली ही हो, पर नेगेटिवली क्यों ना हो यदि गलत आदमी के हाथ में चला जाए। जैसा मैंने आपसे कहा कि सबसे पहला यूज़र तो नेगेटिव ही होता है वही करता। तो इसलिए हमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो ये जो मिस्टेक हम लोग करते हैं बड़ी कॉमन सी है। मैं एक कॉलेज में बोल रहा था और वहाँ पर एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर थे। जब मैंने उनको बताया तो मेरे पास आए, बोले सर अब मुझे समझ में आया कि मेरी लोकेशंस, मेरे पासवर्ड, मेरे बारे में मेरे स्टूडेंट्स को क्यों पता पड़ जाता है कि मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। मैंने कैसे? बोले सर हमारा एक कॉमन ईमेल आईडी है tpocollege@gmail.com। उसको मैंने अभी लॉगिन कर रखा है, उसको मेरे पासवर्ड उसका मेरे बच्चों को भी पता है, कई सारे वो भी देखते हैं। अब उसके थ्रू वो मेरा डेटा भी देख सकते हैं बिल्कुल। तो मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये गलती हमारे दिमाग में होती है। हमारे फ़ोन के अंदर 3 ईमेल आईडीज़ हैं, 2 हमारे पर्सनल हैं, एक ऐसा है जिसका एक्सेस बाकियों को भी है। तो विच इज़ ए रिस्क। और सर आपकी बात रोक के मैं बताऊंगा, अभी हमारी जो टीम है उसमें एक कॉमन ईमेल आईडी है सबका। वो अच्छा। YouTube देखने के लिए सब एक्सेस करते हैं। अब आप सोचिए उस कॉमन ईमेल आईडी से क्या क्या हो सकता है। अब सब ने क्या गलती की हुई है, वो कॉमन ईमेल आईडी खुला हुआ है, उसी से वो अपना सैप लॉगिन करते हैं, उसी से अपना इंस्टा लॉगिन करते हैं, उसी आईडी से, उसी प्रोफाइल से वो अपना एप्पल आईडी लॉगिन करते हैं। Oh my और God। वो सारा रिमेंबर किया हुआ है। अब आप जाएंगे वहां पे ना लिखा आता है सेव्ड पासवर्ड में 17 सेव्ड पासवर्ड। सबके पासवर्ड दिख रहे होते हैं अब ये नहीं पता, एप्पल आईडी तक लोगों ने सेव की हुई, और इतने आसान पासवर्ड है मैं आपको बताऊंगा क्या बंदा, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अभी शायद आई होप कि वो लोग समझ जाएं। कर लें, समझ जाएं। तो भाई आप लोगों ने बहुत मतलब आसान पासवर्ड लगाए हुए हैं, टफ लगा लें, लेकिन इसको ये कॉन्सेप्ट भी हटना चाहिए कि एक और चीज़ है, ये जो पासवर्ड है कई बार ये पासवर्ड उनके दूसरे अकाउंट का भी होता है। बिल्कुल हो सकता है बैंक अकाउंट का हो सकता है कोई दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट का हो। तो एक पासवर्ड लीक होने का मतलब ये नहीं कि उस अकाउंट से पे करता है, बाकियों पे भी आ जाएगा। और जो मैंने आपको बताया था कि मुझे खड़गपुर में बदनाम हुआ तो क्यों हुआ इसी वजह से कि हम लोग मैं यहीं पे हो जाऊंगा अभी। क्योंकि ये गलतियां बड़ी इजीली लोग कर लेते हैं। एक उस समय याहू मैसेंजर बड़ा पॉपुलर होता था 2000 के आसपास, 2001 में। तो हम लोग लैब में जब बैठते थे तो लड़कियां बहुत चैट करती थी। तो लड़कों में आपस में शर्त लगी, यार इतने घंटे कैसे चैट कर सकता है कोई, 6-6 8-8 घंटे लोग तर चैट किए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कल बता दूंगा। तो मैंने एक याहू का लुक अलाइक पेज बनाया और उसको हर एक सिस्टम में डाल दिया और उसको एज एन होम पेज सेट कर दिया ब्राउजर के अंदर। सो जब आप ब्राउजर लॉन्च करोगे, एक्सप्लोरर होता था, तो वो लोकल ड्राइव से खुल जाएगा पेज। अब आपको नहीं दिखता कि ये पेज याहू के सर्वर से खुल रहा है या मेरे लोकल ड्राइव से। नहीं ध्यान पड़ता तब अभी तो नहीं, सर हाँ, उस पर आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे, उसकी वो कॉपी सेव कर देगा लोकल नोटपैड में और लॉगिन भी कर देगा, क्योंकि मैं आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दूँगा। अब अगले दिन ये करके मेरे पास 16 लॉगिन पासवर्ड आ गए। मैंने उस समय 2 फैक्टर भी नहीं होता, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ प्रिंट आउट निकाला लॉगिन आईडी पासवर्ड का और नीचे सौजन्य से अमित दुबे नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। पूरे उसमें 3-4 लड़कियों के भी है। पूरे कॉलेज में हल्ला हो गया साहब
मुझे डिसिप्लिनरी कमेटी ने बुलाया, बिल्कुल। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने सर मैं तो टेस्ट करना चाह रहा था कि ऐसा हो भी सकता है क्या। तो उसमें प्रोफेसर थे आरवी राजा कुमार जी, बोले तो तुमने डिस्प्ले कर दिया, डिस्प्ले क्यों कर दिया भाई? मैंने सर मैं एक एक करके बताता तो लोग मारते मुझे। अब सब शॉक हो जाएंगे इकट्ठे। अब सबको बता दिया कि बी सेफ। तो उस वजह से दे डिबार्ड मी, मतलब बैन कर दिया मुझे उस लैब में 6 महीने के लिए। बट उस समय मुझे लगा कि मैंने बड़ा गलती कर दी और दूसरे तरीके से भी मैनेज किया जा सकता था सिचुएशन। पर उस एक इंसिडेंट की वजह से फिर मेरा नाम जब गया NIM में, वो सब एंगेजमेंट शुरू हुआ, तो ज़िंदगी में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें उस समय नहीं पता होता। ऑड वन आउट वाला। हाँ, वो बाद में आपकी लाइफ से कनेक्ट हो जाती है और बड़े लेट रियलाइज़ होता है कि ये क्यों हो रहा था। तो मेरे संग ऐसा कई बार हुआ एंड आई थिंक उस एक इंसिडेंट की वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल। हम लोग भी, मेरे याद है सर, जब हम लोग BCA स्टार्ट कर रहे थे तो शुरू में आपको पता वो ऑटो रन बनाते थे। हाँ। वो सिंपल सा नोटपैड में ऑटो रन बनाया, ऑटो रन को ओके किया और वो सबके पासवर्ड निकाल के बाहर ले आता था। राइट। और उसमें ऐसे लगता था कि यार हमने पता नहीं क्या कर लिया। बेसिक कमांड होते हैं तो सारे छोटी छोटी चीज़ें कर लो आप। सिस्टम बूट पे कमांड रन करना, ये सब करते थे हम लोग। विंडोज़ में वल्नरेबिलिटीज थी कि सिस्टम जैसे बूट कराओगे तो बहुत सारे कमांड रन करवा देगा। तो ये सब की लॉगर इंस्टॉल करना, वी ऑल डिड दैट, ऐसे ही सीखा है। बट अब चीज़ें ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं, सिक्योरिटी प्रोविजंस टाइट हो गए हैं। पहले तो हमने SMS भेज के भी फ़ोन हैक किए। बताए कोई इंसिडेंट? तो उस समय प्रणव उपाध्याय थे उसमें किसी चैनल में, तो उसका वीडियो वायरल हुआ था हमारा। मैंने उनका फ़ोन पे एक SMS भेजा, वो क्लिक किया उन्होंने और उनका डेटा मैंने निकाल लिया। तो उसमें एक लिंक था बेसिकली SMS के अंदर, एंड ही क्लिक दैट लिंक। तो उसको ल्योर किया गया कि वो लिंक क्लिक करे, बट वो पॉसिबल था उस समय। अब तो काफ़ी सारे सिक्योरिटी प्रोविजंस हर फ़ोन में हैं, बट अब दूसरे तरीके इस्तेमाल होते हैं। अभी क्या हो गया है कि क्रिमिनल्स डू नॉट हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल्स हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। और हमें लगता है हमारा डिवाइस हैक हुआ है, जबकि हमारा ब्रेन हैक हो रहा होता है। तो ये है तरीका। अभी मेरा सवाल था ये कि आजकल क्या हो रहा है कि अगर आप जैसे कुछ चीज़ खरीदते हो और वो किस्तों पे कटवा लेते हो, फिर आप किस्त भरते नहीं हो, ठीक है, तो बैंक आपको कॉल करता है या बैंक किसी को ऑथराइज कर देता है? ऑथराइज कर देता है कि आप इसके कॉल करो और जो कॉन्टैक्ट्स लिस्ट जो शेयर हो गई है इसके रिश्तेदारों को भी कॉल करो और बोलो कि आपका रिश्तेदार ये चोर है, इसने ये नहीं भरा, ये नहीं भरा। तो ऐसे ये जो केसेस सामने आते हैं, तो ये मतलब ये बैंक कर सकता है, किसी को ऑथराइज कर देता है कि नहीं? देखिए, इसमें दो चीज़ें मिक्स हुई हैं। पहली चीज़, बैंक दूसरों को ऑथराइज कर सकता है क्योंकि कई सारे केसेस हैं तो उन्हें एक कंपनी को रख लिया, पर दे कांट थ्रेटन यू, दे कांट ब्लैकमेल यू। वो आपके रिश्तेदारों को कॉल नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, यदि बैंक ने ली है तो बैंक उसको नहीं दे सकता, क्योंकि कॉन्टैक्ट लिस्ट आपने इसलिए नहीं दी कि आप सारी दुनिया को दे दो। आपकी प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है। ये नॉर्मली होता कब है? जो लोन ऐप्स हैं जिसमें आप 10,000, 20,000, 50,000 के छोटी लोन ऐप्स हैं, फर्जी लोन ऐप्स, कई सारी लोन ऐप्स से बहुत फ्रॉड हुए, लोगों ने सुसाइड भी किए। वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और पिक्चर्स का एक्सेस ले लेते हैं। जब आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपकी पिक्चर्स का भी एक्सेस और कॉन्टैक्ट लिस्ट का भी। अब आपने लोन चुका भी दिया, उसके बावजूद वो आपको थ्रेटन करते हैं, क्योंकि उनके पास आपके सारे लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है। वो उनको मैसेज करते हैं, आपकी पिक्चर्स की मॉर्फ पिक्चर्स बनाते हैं, नेकेड पिक्चर्स, कुछ गंदी बातें लिख कर, और आपके रिश्तेदारों को भेजते हैं कि बंदा ऐसा है वैसा है। अब आप दबाव में आ जाते हो। मेरे पास बहुत केसेस आए और इस हद तक आए कि लोग बाकी डिप्रेशन में चले गए कि सर मैंने तो लोन भी दे दिया, मैंने तो इंटरेस्ट भी दे दिया, मैं तो और भी दे दिया, अब भी ब्लैकमेल किए जा रहा। उसके बाद हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी जिसमें हमने गूगल को कन्विंस किया कि आप किसी भी लोन ऐप्स को कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटो का एक्सेस क्यों दे रहे हो, यू शुड स्टॉप। तो गूगल ने स्टॉप भी किया, हमने जी बिजनेस पे शो भी किया था। लेकिन अभी भी ऐसी ऐप्स हैं, जो आ जाती हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटोज़ का एक्सेस लेकर, ये सब करती हैं। बैंक जो ऑथराइज्ड है वो सिर्फ वो आपकी फ़ोटो नहीं दे सकता किसी को, वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं दे सकता किसी को। वो सिर्फ आपका नंबर इसलिए देगा कि भाई ये काम मैं डेली फॉलोअप नहीं कर पा रहा हूँ, आप कर लीजिए। दूसरा ऑथराइजेशन नहीं होता कि कल के दिन मान लो आपने 50 लाख का लोन लिया, 30 लाख का लोन लिया, अब आप नहीं चुका पा रहे हो, तो वो आपसे कहेंगे कि ठीक है, इसको बैठ के वर्कआउट करते हैं, आप कितना चुका सकते हो, एंड विल क्लोज दिस। तो उसके लिए वो कंपनी ऑथराइज होती है कि वो 20 लाख 22 लाख पे कहीं क्लोज हो जाता है, कि आपका इंटरेस्ट वेवर कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। बट यदि वो आपको थ्रेटन कर रहे हैं, यदि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो क्राइम है। वो सब ऑथराइज नहीं है वो करने के लिए। तो हम कंप्लेंट कर
आप बिल्कुल कर सकते हो, दिस इज साइबर क्राइम। बस छोटा सा क्वेश्चन एक माइंड में रैंडम आया, व्हाट्सएप का एक मैसेज नोटिफिकेशन दिखा मुझे, तो हम लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं वो कॉल नहीं करेंगे, वो ना व्हाट्सएप कॉल करते हैं। उनको लगता है यार कि अगर मैं कॉल करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे कोई ट्रेस कर लेता है, व्हाट्सएप करेंगे तो व्हाट्सएप कॉल ट्रेस नहीं होती। तो क्या ऐसा सच में होता है? पहले तो व्हाट्सएप कॉल भी ट्रेस हो सकती है और होती थी उसके बाद व्हाट्सएप ने एक फीचर दिया, ओके, जो आप सेटिंग्स में जाएंगे तो उसमें एक ऑप्शन है जिसमें सोर्स आईपी ब्लॉक कर देता है, सो वो सोर्स आईपी नहीं जाएगा आपका। ओके, तो वो फीचर आई इसलिए क्योंकि पहले होती थी लोगों को नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली सो व्हाट्सएप कॉल करो या जो भी दूसरी ऐप हैं, सिग्नल, टेलीग्राम, हर जगह ट्रैकिंग हो सकती है, आपका लोकेशन निकाला जा सकता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटरनेट पर आप कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले आपकी लोकेशन जाती है, क्योंकि आपका आईपी तो जाएगी। लोग क्या करते हैं, वीपीएन यूज़ कर लेते हैं। एग्जैक्टली, कि साहब आईपी तो जाएगा, अब मैं असली आईपी नहीं डालता, मैं कोई दूसरा आईपी चला जाएगा तो बिल्कुल बिल्कुल, इट विल बी ए चैलेंज फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। ठीक है, आप वीपीएन यूज़ कर लें, पर वीपीएन आप क्यों यूज़ कर रहे हैं? नॉट फॉर प्राइवेसी। एग्जैक्टली भाई यदि आपकी लोकेशन जा भी रही है तो आपको दिक्कत क्या है? बिल्कुल, उसको जा रही ना जिससे आप बात कर रहे हो, उसको जा रही ना जिससे आप कनेक्टेड हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि उसको भी जाए। वो कारण नहीं होता है। कारण ये होता है कि वीपीएन लोग नॉर्मली तब यूज़ करते हैं जब ऐसी चीज़ें एक्सेस करनी हो जो बैंड है, इलीगल है, जैसे कि पोर्नोग्राफिक साइट्स, गेम्स हैं, वेबसाइट ऐसी हैं जो भारत में बैन है या जिस भी देश में बैन है वहाँ पर आप हो, और अब दुबई में है, व्हाट्सएप यूज़ करना है, वहाँ तो बैंड है। एग्जैक्टली, लोग क्या करते हैं, वीपीएन यूज़ करते हैं, फिर व्हाट्सएप चलने लगता है यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल, या जिस भी कंट्री में आप हो वहाँ पर उन्होंने कहा साहब ये तो नहीं चल सकता, तो ठीक है। ये भी हुआ कि यहाँ पर यूट्यूब पे कोई हमारा कंटेंट आया, मैं लंदन में था और वहाँ पर वो नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या किया, फिर वीपीएन इंस्टॉल किया और इंडिया का आईपी लिया तो दिखने लगा। ये सब रीजंस होते हैं। पर जरा आप सोचिए कि एक कंपनी है, वो लाखों करोड़ों खर्चा करती है और एक वीपीएन सर्वर देती है आपको और कहती है कि आप ये यूज़ कर लो ताकि आप लोग इलीगल काम कर सको, आपको कोई पकड़ ना सके, प्रिवेसी आपकी बनी रहे, करो, फ्री यूज़ करो, आप टेंशन मत लो, हम है ना पीछे, चैरिटी कर रहे हो। हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए भी नहीं कर, सबके लिए ओपन है भाई, आप कोई भी यूज़ करो, आपको हम बचा रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं भाई? हमने स्टार्टिंग वहाँ से किया था कि देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। एग्जैक्टली, तो इनको ऐसी क्या फिलैंथ्रोपिक आइडिया आ गया है? ऐसा नहीं होता एक्चुअली, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, और यदि कोई वीपीएन फ्री दे रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं से तो कमा रहा है। तो इसलिए कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं और उससे बचे रहेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। अब कैसे होता है, क्या होता है, मैं यहाँ ऑथराइज नहीं हूँ बताने के लिए क्योंकि कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे आगे जाने हम हाँ, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एग्जैक्टली आगे के पॉडकास्ट में कुछ मैं हिंट दे दूंगा, लेकिन हिंट मैंने दे दिया है कि ऐसा मत सोचना कि आप बच जाएंगे। बिल्कुल सर, आज की जो पॉडकास्ट है ये वाली इसको इसी पे एंड करते हैं कि कुछ भी चीज़ यहाँ फ्री नहीं होती है, सब कुछ मतलब आपको यहाँ पे पेड होता है और हम पे करते हैं एज डेटा, अपने डेटा से। सर आप हमारे साथ जुड़े, आज कनेक्ट किया और इतनी सारी चीज़ें आपने हम सबको बताई और अवेयर किया, इसके लिए शुक्रिया। एंड फिर आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे बहुत जल्दी, एंड हम चाहेंगे कि और अवेयरनेस लोगों में आए और आपकी जो कहानी है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो असल में इन्वेस्टिगेशन आपने की है, वो लोगों के सामने आए ताकि उससे और अवेयरनेस बने। थैंक यू अयाज भाई, थैंक यू जी स्विच, थैंक यू सो मच।